मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली निरंतर कर रहे होंगे। और बच्चों लगातार आप लोग इन सारे वीडियोस को जितने भी अपलोड किए जा चुके हैं इनको बार बार आप रिवीजन में रखें, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। और रिलेटिव मोशन इन 2D में जो पीछे वाले 2 या 3 वीडियोस चैनल में अपलोड किए गए हैं, आप लोग पहले उन वीडियोस को ध्यान से देखें और उसके बाद तब फिर आगे वाले वीडियो में आए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई को मन लगाकर सभी लोग करते रहें और लगातार मेहनत करें। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं बच्चों। आज हम लोग जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, जहां पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कंप्लीट करी थी रिवर बोट प्रॉब्लम की, उसी को आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई भी बोट या जब कोई भी सेलर रिवर को क्रॉस करती है तो मिनिमम टाइम क्या होगा क्रॉसिंग का और मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा। मींस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? तो क्या चल रहा है, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोगों को आज पढ़ना है, पहले आप समझ लें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे ये नदी बह रही है, और कोई भी बोट नदी को पार करना चाहती है, लेकिन नदी के बहाव के कारण बोट नदी को सीधे ना पार करके कुछ इस प्रकार पार करती है। ठीक है ना, ये डायरेक्शन है बहाव की, इसको VR कहते हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और बोटमैन अपनी बोट को A से B तक ले जाना चाहता है, लेकिन वो नदी के बहाव के कारण बोट को कहां पहुंचा देता है, C पर। तो B से C तक की जो डिस्टेंस है इसको आप लोगों ने पढ़ा है ड्रिफ्ट बोला जाता है, इसको X से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अगर वो कम से कम समय में नदी को पार करना चाहता है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। अगर बोट की इंजन स्पीड कम है तो वो स्ट्रीम को यानी धारा को सीधे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहाव उसको अपने साथ आगे ले जाएगी। रिवर का जो फ्लो है वो बोट को अपने साथ आगे की ओर बहा देगी, और बोटमैन डायरेक्ट बी पर ना आकर कहां पर आ जाएगा, सी पर। ठीक है, जाना कहां चाहता था, बी पर, पहुंच कहां गया, सी पर। तो इसके लिए बोटमैन अपनी बोट को कुछ थीटा एंगल पर रो करता है, AB के साथ कुछ थीटा एंगल पर रो करता है, यानी इस तरफ वो A से M की ओर अपनी बोट को ले जाता है। तो वो स्वाभाविक है कि बहाव के कारण वो B पर आकर के रुकेगा, या फिर आप इसी को कह सकते हो कि उसको नदी को पार करने में लिया गया समय बहुत ही कम होगा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम इन क्रॉसिंग द रिवर बाय एनी बोट। किसी भी बोट के द्वारा नदी को पार करने में ये जो समय लगेगा, जो न्यूनतम समय लगेगा, जिसको मिनिमम टाइम कहते हो, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो कितनी कम से कम दूरी तय करके नदी को पार कर लेगा। अगर ये और ज्यादा बहाव के साथ बह जाता तो सी इधर होता, और ज्यादा बहाव के साथ बह जाएगी बोट तो सी इधर होगा, तो ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होगी, इसको बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच। और कम से कम समय में अगर उसको नदी को पार करना हो तो वो कैसे नदी को पार करेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, ये 2 अलग अलग सिद्धांत हैं, न्यूनतम समय का सिद्धांत और न्यूनतम दूरी का सिद्धांत। सभी लोगों को बात समझ में आ गई? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। और रिवर बोट प्रॉब्लम में आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब कोई भी सेलर
या जब कोई भी स्विमर भी हो सकता है, तैराक भी हो सकता है उसकी जगह, जब वो नदी को पार करता है तो वो शॉर्टेस्ट टाइम कैसे निकालेंगे जिसमें वो नदी को पार करेगा, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जिसमें वो नदी को पार करेगा। ठीक, तो अब एक एक टॉपिक का हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको सरल ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे, और आप उम्मीद है कि इन चीजों को बहुत अच्छा समझ जाएंगे, तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी आगे वाले होने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम या टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। जैसे ही कोई एक रिवर का फ्लो है, नदी का बहाव, जिसकी वेलोसिटी है VR, इसको बोलते हो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और कोई भी एक बोटमैन अपनी बोट को नदी को क्रॉस कराना चाहता है। बोटमैन की इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए पर और वो नदी को पार कराना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके जस्ट अपोजिट बैंक पर, नदी के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है B, और जो नदी का बहाव है वो VR है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। तो बहाव के कारण बोटमैन अपनी नाव को सीधे तो ले जाता है, लेकिन बहाव उस नाव पर एक थ्रस्ट लगाती है, एक फोर्स लगाती है आप ये कह दो, और उसके कारण ये जो बोट होती है वो ठीक B पर ना पहुंच करके वो B से कुछ आगे की ओर पहुंच जाती है। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट C। मेरी बात को बच्चों समझने का प्रयास करें। बोटमैन अपनी बोट को ले जाना चाहता था पॉइंट B पर। बोटमैन अपनी बोट को कहां ले जाना चाहता था? पॉइंट B पर, लेकिन बहाव के कारण उसकी बोट कहां चली गई? C पर। तो पहुंचा तो अब भी किनारे पर, लेकिन वो B पर ना पहुंचकर वो कहां पहुंचा? C पर पहुंचा। क्लियर? A से B को हमने ज्वाइन कर दिया इस प्रकार, और ये एंगल है थीटा। तो अगर बोटमैन A से B की ओर अपनी बोट को रो करेगा, ऐसे सीधे ले जाएगा, तो फ्लो उसको C पे ले जाएगा, फ्लो उसको C पर ले जाएगा। तो बोटमैन ने क्या किया? AB से किसी एंगल पर अपनी बोट को रो किया। ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को फिगर में? ऐसे, और ये एंगल है थीटा। अब आप समझिए, जिस डायरेक्शन में बोटमैन, क्या हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, याद होगा? एक वेलोसिटी होती थी VBR, एक होती थी VB। ध्यान है बच्चों? एक वेलोसिटी होती थी VBR और एक होती थी VB। VBR कौन सी वेलोसिटी होती थी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। VBR is equal to velocity of boat with respect to river, with respect to river। और ये वेलोसिटी किस फ्रेम से होती थी? याद है आपको? जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट है, कि जो वेलोसिटी से वो नदी में अपनी बोट को रोक करता है, तो किस फ्रेम से देखी गई थी? हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप अपने आप को ऑब्जर्वर मान लीजिए और आप बोट पर नाविक के साथ, सेलर के साथ बैठ जाएं, और अब हम नदी को पार करें, ठीक है? तो आप जो ऑब्जर्वर हो, वो जब सेलर के साथ आप उसकी बोट पर बैठे हो, तो आपको बोट का पाथ कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट, सीधा। लेकिन अगर वही कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहां ग्राउंड फ्रेम में हो, कहां पर हो? ग्राउंड फ्रेम में हो, और वो बोट को देखे, तो उसको बोट का पाथ सीधा ना दिखाई देकर कैसा दिखाई देगा? तिरछा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? VBR। क्या बोलते हैं? सो दिस इज पॉइंट M, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों, इसको हम लोगों ने लिखा VBR।
वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से बोटमैन बोट को रो करना चाहता है, वांट्स टू रो हिज बोट, और एक वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से बोट रो करती है। क्लियर? अंतर सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ये वेलोसिटी है वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड दिस इज द बी पॉइंट जो ए के ठीक अपोजिट है, जो ए के सीध में है, लेकिन बहाव के कारण बोटमैन अपनी बोट को ए से बी पर डायरेक्ट नहीं ले जा पाता, और वो बोट बी की तुलना में कहां चली जाती है? सी पर चली जाती है। क्लियर बच्चों? पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो वीबीआर कहां से लिया जाता है? ग्राउंड से। कहां से? ग्राउंड से। अच्छा, कहीं कंफ्यूज ना होना, एक बात मैं आपको और बता दूं, कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, जो वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से देखी जाती है, इसको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा भी था, आप फिर से उसको देख सकते हो। जो वेलोसिटी बोट की या स्विमर की ग्राउंड फ्रेम से देखी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीबीआर। वो ग्राउंड फ्रेम के सापेक्ष है। क्लियर? ग्राउंड फ्रेम से देखी जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीबीआर। आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अभी हम इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये बात समझ में आई कि अगर डी को हम लोग विड्थ मान लें रिवर की, विड्थ ऑफ रिवर, और वी आर को वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, ठीक, और इसका वेक्टर डायग्राम अगर हम लोग अलग कर लें, ध्यान से समझिएगा, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए से बी को ज्वाइन कर दिया। बहुत आराम से बच्चों समझिए, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, जल्दबाजी मत करो। ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये एम हो गया। क्लियर? इसको हमने ऐसे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज वीबीआर, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर? दिस एंगल इज थीटा, दिस इज वीबीआर, ये पॉइंट एम और ये पॉइंट सी। सबको समझ में आ गया? अब बच्चों हम लोग एक काम करें, वीबीआर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो वीबीआर के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। ये किसकी डायरेक्शन है? वीआर की, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वीबीआर का एक कंपोनेंट हो गया वीबीआर कॉस थीटा, ये वाला वीबीआर कॉस थीटा, पूरा यहां लिख दें क्या? कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया वीबीआर साइन थीटा। क्लियर? तो वीबीआर के कितने कंपोनेंट हो गए? दिस इज द वीबीआर, इसका एक कंपोनेंट हो गया थीटा एंगल पर वीबीआर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया वीबीआर साइन थीटा। क्लियर? और इधर पे कौन सा वेक्टर चल रहा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर को हम लोगों ने कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया? दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो क्षैतिज घटक है वो वीबीआर साइन थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर घटक वो वीबीआर कॉस थीटा। अब अगर आप देखो अलोंग द एक्स एक्सिस, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? वीआर किससे ज्यादा होगा? वीबीआर साइन थीटा से। वीआर किससे ज्यादा होगा? वीबीआर साइन थीटा से। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज वीबीआर कॉस थीटा, एंड दिस इज दैट पॉइंट ए, जो कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। बताइए वेक्टर डायग्राम सबको बनाना समझ में आ गया? कैसे हम लोगों ने यहां तक पहुंचे? बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। पहले वीबीआर को हम लोगों ने कितने कंपोनेंट में बांटा? दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
फिर वर्टिकल में रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल ली वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और वर्टिकल में कितनी है वी बी आर कॉस थीटा। जिन बच्चों को ये कंपोनेंट के सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, समझ में आ गई, उनके लिए टॉपिक बहुत ही आसान हो गया। इसलिए बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि पहले तो हम लोग रिवर बोट की प्रॉब्लम में जब टाइम आप कॉन्सेप्ट हमको करना हो, डिस्टेंस आप कॉन्सेप्ट हमको करना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। आगे की बात अब आप देखें, नोट कर लिया सभी लोगों ने, रब कर दें इसको। चलिए, जो बच्चे नहीं नोट कर पाए हों वो वीडियो को पॉज करके तब इसको नोट कर लेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने दो अलग अलग वेलोसिटीज निकाल ली, एक वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल और दूसरी हो गई वर्टिकल। क्या ये भी डायग्राम में रब कर दूं? चलो इसको अभी बना रहने देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है मेरे पास, ये सारी चीजें हटा दूंगा, ठीक। थोड़ा सा अभी एडजस्ट करना पड़ता है, बोर्ड हमारा छोटा है ये वाला। जल्दी जल्दी मेहनत करो, अच्छा रिस्पॉन्स दो, वीडियो को समझो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी हमको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है जीवन में, हर चीजें या सभी चीजें हमारे अनुरूप नहीं होती बच्चों। क्यों? जानते हो ना, जितनी मेहनत वैसा ही आपको फल मिलता है। आएगा समय, अपना भी आएगा, अपना टाइम आएगा। क्यों? सुना, बढ़िया डिजिटल वर्ल्ड होगा, पढ़ाई चल रही होगी, बस आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, बस एक दिन सब कुछ होगा, जल्दी से देखना भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सारी चीजें बच्चों पढ़ ली। तो यहां पर ये जो डायग्राम ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एक नेट वेलोसिटी हो गई, क्या मैं इसको रफ कर दूं? इसको भी रफ कर दिया, कोई काम तो रहा नहीं इसका। अब देखो, बोटमैन ए से बी तक जाने में अगर टी समय लेता है, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बोटमैन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी तक जाने में टी समय लगता हो बोटमैन को, तो बताओ पर्टिकुलर ए बी की डायरेक्शन में नेट, ये पॉइंट बी होगा बेटा, ये देखो ए बी, दिस इज ए बी, इसी डायग्राम को तो मैंने यहां बनाया है सॉल्व करके। तो बताओ ए बी की डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी है? वी बी आर कॉस थीटा। तो वी नेट along AB के अनुदिश नेट वेलोसिटी VBR cos थीटा। क्लियर? ये नेट वेलोसिटी है, और AB की डिस्टेंस जो उसको सेलर को या फिर बोटमैन को क्रॉस करनी है नदी को पार करने में, दैट इज टी। तो बताइए टाइम कितना होगा? सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग टू द रिवर, नदी को पार करने में लगा समय कितना होगा? समय बराबर, बोलो जल्दी से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टी इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस है? ए बी, दिस इज द स्मॉलर डिस्टेंस, अगर वो सीधे पार कर जाए ए बी, और नेट वेलोसिटी कौन सी है? बोलो वी बी आर कॉस थीटा, और ए बी को हम लोग क्या रखते हैं? डी, तो डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो बताओ टाइम का नेट फार्मूला क्या बन गया? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। बोलो बच्चों, पूरा फार्मूला आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताएं। ये वो समय आ गया जिस समय पर बोटमैन नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगा अपनी बोट को लेकर, या अगर कोई तैराक होगा, कोई स्विमर होगा, तो वो स्विम करेगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। क्लियर? तो कभी भी आपको टाइम निकालना हो, थीटा गिवन हो, ध्यान रखिएगा, थीटा वैसे हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग टाइम ऑफ अप्रोच का फार्मूला क्या लगाएंगे? T इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये वो समय है जितने समय में बोटमैन अपनी बोट को ले जाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा, दिन भर अपना काम निपटाएगा, शाम को लौटकर वापस बी से ए तक आएगा। फिलहाल वो समय भी स्मॉल टी होगा। अभी हम लोगों ने समय कौन सा निकाला है? केवल ए से बी तक का टाइम। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अलग अलग बुक्स में दिए रहते हैं, ठीक है। तो उसी का एक हमने रिजल्ट बना दिया है आपके लिए, ताकि आपको समझने में ज्यादा पन्ने ना पलटाने पड़े। चाहे कोई भी किताब हो, एससी वर्मा हो, एनसीईआरटी हो,
सीबीएसई की कोई बुक हो, कंपटीशन की कोई बुक हो, जेई की हो, नीट की हो, जहां पर भी टाइम ऑफ क्रॉसिंग का अप्रोच होगा वहां पर टी का फार्मूला आप क्या लगाओगे, डी अपॉन वी आर, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। क्लियर हो गया सभी को? सच सच बताइए क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, जल्दी से नोट कर लें इसको। नोट कर लिया बच्चों? तो क्या है टाइम का फार्मूला? टाइम ऑफ क्रॉसिंग टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये वो समय आ गया जिस समय पर कोई भी बोटमैन या सेलर नदी को ए से बी तक पार करता है या क्रॉस करता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे सर सब कुछ तो इंपॉर्टेंट आप पढ़ा रहे हैं इसमें, एक्चुअली बेटा ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चे तो बिल्कुल सतर्क होकर के टॉपिक को तैयार करें। आगे कंपटीशन में ये सारी चीजें लोगों को फंसा देती हैं। कंपटीशन के वो बच्चे इस बात को समझ भी रहे होंगे, बहुत लोगों के यहाँ सारी चीजें पढ़ाई ही नहीं गई होंगी, छोड़ दिया होगा, और जिन लोगों के यहाँ पढ़ाई गई होंगी तो हो सकता है मास्टर ने अच्छा पढ़ाया हो। वैसे मास्टर अच्छा ही पढ़ाते हैं, हम भी एक मास्टर हैं, क्यों? लेकिन कभी कदार ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या कोर्स खत्म करने के चक्कर में चीज़ों को जल्दी से समेट दिया जाता है, अर्थात लपेट दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मिनिमम टाइम। अब अगर हम लोग बात करें कि बोटमैन न्यूनतम समय में नदी को पार करना चाहता है तो कैसे पार करेगा वो मिनिमम समय में? तो सभी लोग जानते हो द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा ये बताओ टाइम मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। क्यों? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी के लिए ये टर्म क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या? चलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू +1। जानते हो ना, मैथ वाले स्टूडेंट तो अच्छी तरह जानते होंगे, और बायो वाले इसको याद कर लें। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। नीट वालों लर्न कर लो, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब 1 होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अपने डायग्राम में देखो, डायग्राम में नहीं डायग्राम में देखो, डायग्राम अपने डायग्राम में देखो, अपने फिगर में देखो कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या वो पॉइंट सी पॉइंट बी पर होगा? और अगर पॉइंट सी पॉइंट बी पर होगा तो मिनिमम टाइम का पाथ क्या होगा? ए बी। तो न्यूनतम समय में नदी को पार करने के लिए उसे नदी को कैसे पार करना चाहिए? उसको नदी को ए बी के अलोंग पार करना चाहिए। बोटमैन रो हिज बोट अलोंग ए बी, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम। तो जब cos थीटा की वैल्यू को आप यहां पर 1 रखोगे तो मिनिमम टाइम जो हम लोगों के पास में आएगा वो मिनिमम टाइम कितना होगा बच्चों? डी अपॉन वी बी आर। डी अपॉन वी बी आर। यहां पर स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द विड्थ ऑफ रिवर, और वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। और मिनिमम टाइम का फार्मूला कितना होता है? टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर। तो टाइम के कितने फार्मूले? टाइम के 2 फार्मूले। टाइम का पहला फार्मूला टाइम ऑफ क्रॉसिंग का T इज इक्वल टू डी बी आर, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। और टाइम का दूसरा फार्मूला डी अपॉन वी बी आर। तो अगर नाविक, यदि तैराक, यदि बोटमैन, यदि सेलर, अरे यार कुछ भी हो, अगर वो रो को या सॉरी अगर वो रिवर को एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में क्रॉस करना चाहता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। और उसे कौन सा पथ अपनाना चाहिए? उसे किधर अपनी नाव को खेना चाहिए? क्या बोल दिया सर आपने? सही बात है बेटा, उसी को कहते हैं रो करना। ठीक है, तो उसको किस दिशा में अपनी नाव को ले जाना चाहिए? अलोंग ए बी। तो टाइम क्या होगा? मिनिमम। सो टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर। फिलहाल ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जब स्टिल वाटर हो। कैसा वाटर हो? स्टिल, शांत जल, तब तो हम ए से बी डायरेक्ट क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर स्टिल वाटर नहीं है तो नदी का बहाव, फ्लो ऑफ रिवर कुछ ना कुछ थीटा जरूर कर देगा, कुछ ना कुछ एंगल पर आपकी बोट को जरूर घुमा देगा। चाहे आप जितना भी बॉर्नवीटा पी करके बोट को चलाएं, लेकिन आप उतनी पावर नहीं लगा पाएगा, आपकी बोट का इंजन जो होगा वो उतनी पावर नहीं लगा पाएगा तो नदी के बहाव का सामना कर सके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत पावरफुल इंजन लगा दो तुम, एक साथ 6-7 इंजन अपनी बोट में लगा दो,
और नदी से कह दो आओ अब हम पार करके दिखाएंगे अलॉन्ग ए बी, तो ये गलत बात है। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो यही कहता है। तो मिनिमम टाइम के लिए पाथ क्या होना चाहिए, ए बी, केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव अगर कहीं लिखा हो तो पाथ होना चाहिए ए बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और मिनिमम टाइम का फार्मूला क्या होता है, टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी आर। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात, नोट कर लें जल्दी से। समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, पूरा वीडियो देखा करें। बड़ी बड़ी कोचिंगों में मोटी मोटी फीस लेकर के ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार रिपीट करके भी बताने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें जब आपको समझ में आए, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लियर बच्चों? तो टी मिनिमम इज इक्वल टू आ गया डी अपॉन वी बी आर। क्लियर? कहीं के नोट से भी आप कंपेयर कर लो, चाहे वो कोटा के नोट्स हो, चाहे वो किसी अच्छी IIT कोचिंग के नोट्स हो, ट्रिपल ई, या फिर आप ये कह सकते हो नीट की कोचिंग के नोट्स हो, डिफेंस के हो, कहीं करके भी हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको कहीं पर भी उनसे कमतर, किसी भी तुलना में कोई कमजोर मैटर ना यहाँ पढ़ाया जाए। जितना ज्यादा मैटर पढ़ाया जाए वो अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है बच्चों, आगे का काम आपका समझदार हो, होशियार हो, सुपरमैन हो। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम अप्रोच। अब मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच क्या होगा? सभी लोग जानते हो बी से सी तक की डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। रिवर बोट प्रॉब्लम में या स्विमर बोट प्रॉब्लम, स्विमर निकल रहा है, स्विमर रिवर प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर पॉइंट से लेकर के जिस किनारे पर जाकर स्विमर रुकेगा या तैराक रुकेगा वहां तक की दूरी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या है? ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। याद है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 10th पास आउट वाले जानते होंगे, 11th वाले नहीं जानते होंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं। चलो तुम अभी एक्स याद रखो, एक्स को ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो वी आर कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये बोट को कहां ले जाना चाहती है? ये बोट को बहाव के साथ आगे ले जाना चाहती है। दिस इज वी आर, है ना। और जो वी बी आर साइन थीटा है, ये वी आर को क्या करता है? अपोज करता है। वी बी आर साइन थीटा वी आर को क्या करता है? अपोज करता है। और ये जो कंपोनेंट है वी बी आर कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो है। यही डायग्राम तो अभी बनाया था। इधर ये वी बी आर था, ये एंगल थीटा था, ये वी बी आर कॉस थीटा, ये वी आर, ये वी बी आर साइन थीटा। ठीक, वी बी आर कॉस थीटा के कारण बोटमैन ए से बी की ओर जाता है, वी आर इसको बहा करके आगे ले जाएगा ऐसे, और बी से सी तक की डिस्टेंस को अभी हम लोगों ने बोला ड्रिफ्ट कहते हैं, एक्स। एक्स। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू मिनिमम हो तो ये कब पॉसिबल है? बताओ, एक्स की वैल्यू अगर मिनिमम हो तो ऐसा कब पॉसिबल है? ये जो ड्रिफ्ट आ रहा है बी से सी का राइट साइड, वो किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण। ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर ये ड्रिफ्ट आ रही है बी से सी। बी से सी टुवर्ड्स राइट, और राइट में वेलोसिटी कौन सी है? वी आर। बच्चों मेरी बात को समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, मन लगा के समझो। वी आर के कारण ये ड्रिफ्ट आ रहा है। तो अगर ये वी आर वी बी आर साइन थीटा से कैंसिल हो जाए तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। अरे ये इससे कम हो जाए तो ये मिनिमम होगा। तो फॉर एक्स टू दी मिनिमम या फॉर मिनिमम डिस्टेंस
वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। वी आर किसके इक्वल होना चाहिए? वी बी आर साइन थीटा। अरे इक्वल का मतलब जानते हो बच्चों, वेक्टर बड़ा होगा कि अगर ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दें, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो ऐसी कंडीशन में केवल कौन सा कंपोनेंट होगा? वी बी आर कॉस थीटा। तो ये ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम। इससे ही ये यार ये हट जाए, ये हटेगा इससे, और दूसरी कोई ताकत नहीं जिसको हटा दे। समझ गए? तो बताओ यहां से साइन थीटा कितना आएगा? हियर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। एक बहुत अच्छा फार्मूला हमको मिल गया, या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। ये बच्चों एक बड़ा प्यारा फार्मूला हमको मिल गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बोट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बोट फॉर विच डिस्टेंस विल बी, या ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कोई भी न्यूमेरिकल में आए और आपसे बोल दे कि बताओ बालकों मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा क्या होना चाहिए, तो आप समझ जाइए बात से कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वी बी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अगर ये दो चीजें हमको दी गई हैं, नाव का वेग नदी के सापेक्ष वी बी आर और केवल नदी का वेग वी आर, अगर ये दो चीजें केवल हमको दी गई हैं, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। क्लियर? सबको समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो किताब के पन्ने पलटाते ही रहोगे और चीजों में कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। ठीक? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। क्लियर? अरे जब इतना पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है? ड्रिफ्ट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्यों बालकों? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर ड्रिफ्ट एक ही चीज है। तो x इज इक्वल टू, x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग इनटू समय। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी बालकों? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला हमारे पास बन गया ड्रिफ्ट का। x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इस पूरे कॉन्सेप्ट में दो फार्मूले आपके लिए आ गए जो आपके जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। नंबर 1, अगर कोई बोटमैन नदी को पार करता है, क्रॉस करता है, कोई भी स्विमर या कोई तैराक अगर नदी को पार करता है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए थीटा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। और अगर हम आपसे बोले कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। दिस इज द डिस्टेंस एक्स, और यहां पे साइन कॉस थीटा तो ये दिया है। अरे यार साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा निकालना तो बड़ा आसान है, नहीं कर पाओगे क्या? साइन थीटा अगर पता है तो कॉस थीटा तो कर लोगे, और अगर थीटा हमको डायरेक्ट दिया तो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर थीटा डायरेक्ट दिया है तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, थीटा डायरेक्ट नहीं दिया तो करने की जरूरत है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए थीटा क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। मिनिमम टाइम के लिए नदी को किधर पार करना चाहिए? अलोंग द ए बी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती कितनी है? x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? पूरी बात आपको समझ में आ गई? आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप होशियार बच्चे हैं और आप बहुत जल्दी चीजों को कैच करते हैं। क्लियर? और अगर नहीं कैच करते हैं तो और भी ज्यादा होशियार हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें भी आपको बड़ी आसान लगने लगेंगी। उतार लो जल्दी से कॉपी में, नोटबुक में जल्दी से इनको उतार लो और मेहनत करो इन पर। बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। याद है? बहुत ज्यादा गर्मी है, मन लगा के पढ़ो, मेहनत बेकार ना जाए हमारी।
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? अभी एक न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगी तुमको, ठीक है? हर वैरायटी के 2-2 सवाल लगवाएंगे, देखना तुम। तो एक कंडीशन हमको समझ में आई कि जो डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम फ्लो, और एक होता है अप स्ट्रीम फ्लो। डाउन स्ट्रीम फ्लो को D और अप स्ट्रीम फ्लो को अगर हम लोग U से रिप्रेजेंट करें, जानते तो हो, नए बालक और बालिकाएं कह रहे होंगे कि सर ये क्या है, जो नए भी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, तो बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, ये क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ बहना। सर हमारी मातृभाषा है, लिख दिया, बहना, बहना भाई बहन वाली बहना नहीं, धारा के साथ बहना, फ्लो करना, और धारा के विपरीत बहना। क्यों? समझ में आ गया? फ्लो इन द डायरेक्शन और अपोजिट फ्लो इन डायरेक्शन। क्लियर? तो एक को D से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, D इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ बोट, कह सकते हो। अब फ्लो ना बोले, हम स्पीड बोल दें क्या? स्पीड ऑफ द बोट। और U को कह सकते हो अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट। नाव का धारा की दिशा में जो प्रवाह है, बोट की धारा की दिशा में जो चाल है वो D, और बोट की धारा के विपरीत जो चाल है वो U। धारा इधर बह रही है, बोट भी इधर आ रही है, तो D कर देना। धारा इधर बह रही है, कौन सी धारा? विद्युत धारा नहीं, हट, इलेक्ट्रिक करंट आई नहीं भाई, फ्लो ऑफ रिवर। अरे बोट कहां बहती है? पानी में, सड़क पे थोड़ी चलेगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट का मतलब यही हुआ D, और अप स्ट्रीम का मतलब हुआ U। और कभी भी हम लोगों से क्वेश्चन में ये कहा जाए कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बड़ा इजियर फार्मूला है D प्लस U/2। नोट कर लो इसको अपनी कॉपी में, सीधे लगा देना तो सीधे आंसर आ जाएगा, टेढ़ा रास्ता ना पकड़ना। कभी भी आपसे कहा जाए शांत जल में नाव की चाल बताएं, तो शांत जल में अगर आप नाव की चाल निकालोगे तो आंसर आएगा D प्लस U/2। D क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड, और U क्या है? अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम को U से, डाउन स्ट्रीम को D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टिल वाटर में अगर हम बोट की स्पीड को फाइंड आउट करें तो स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज इक्वल टू D प्लस U/2। D का मतलब डाउन स्ट्रीम, U का मीन्स अप स्ट्रीम। तो अगर ये दो चीजें हमको न्यूमेरिकल में गिवन है तो हम लोग आसानी से, हम लोग इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। नोट कर लें इसको, फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों? स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर क्या होगा? D प्लस U/2। और अगर आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, तो स्ट्रीम की स्पीड होगी D माइनस U/2। तो कौन कौन सी स्पीड होती हैं? एक होती स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और एक होती स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर स्टिल वाटर में स्पीड को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या लिखोगे? D प्लस U/2। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या लिखोगे? D माइनस U/2। D को क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम, और U को क्या बोला जाता है? अप स्ट्रीम। बच्चों सबको बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपने ये पूरे कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, पहला वाला वीडियो रिवर बोट प्रॉब्लम का, और ये दूसरा वाला जो आज मैंने आपको ये पढ़ाया
अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई तो डेफिनेटली आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में कोई जल्दी से दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका तीसरा वीडियो पूरी तरह न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, उसमें हम आपको हर एक वैरायटी के एक 2-2 सवाल लगा के दिखाएंगे, तो आप ये सीखोगे कि कैसे हम लोग रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको मन लगा करके पढ़ें, बार बार एक एक वीडियो को देखा करो जब तक आपको लगे कि हमको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। और ये ध्यान रखना कि वक्त दोबारा लौट कर नहीं आने वाला, पढ़ाई में आप निरंतर वैसे ही समय दिया करो, शांति से कमरे में बैठ जाया करो कॉपी और नोटबुक लेकर के, और वैसे ही पढ़ाई किया करो जैसे कोचिंग क्लास में पढ़ाई करते हो, जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हो। पूरे 40 मिनट 1 घंटे जितने देर की भी क्लास चले, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई किया करें। आपके घर वालों का बड़ी मेहनत का पैसा आपकी पढ़ाई पर खर्च होता है, ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और जो बच्चे इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं वो एक दिन जीवन में बहुत उन्नति करते हैं और किसी अच्छे समय से, या फिर ये कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचकर वो अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं, अपने कैरियर को कुल मिलाकर के बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो आप सब वैसे ही बच्चे हो, समझाने की कोई बात नहीं है। आप कह भी रहे हो यस सर हम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे को भी सब्सक्राइब कराओ, और ताकि आज जैसे आपका फायदा हो रहा है वैसे दूसरे का भी फायदा हो। कोई फीस नहीं, ना कोई कोचिंग फीस, ना कोई ट्यूशन फीस अलग से, ना स्कूल की फीस। हमारी तरफ से मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि वो बच्चे जिनके पास इतनी ज़्यादा संसाधन नहीं हैं, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था है, इंटरनेट वो चलाते हैं, उसका सदुपयोग करें और इन सारी चीज़ों को वो सीख सकें जो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास है, बाकी सार्थक तो आप ही से होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो सारी मेहनत अच्छी होगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो बस अगले वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, जल्दी से वो भी आने वाला है। उसमें हम लोग इन सबकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके आगे फिर अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और घर में पढ़ाई में समय दें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।